चलिए आज समझते हैं एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो एडिशन रिएक्शन होगी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, पहली बात तो ये कि ये मार्कोनिकोव्स रूल का बिल्कुल अपोजिट होता है। उसको याद करना मुश्किल नहीं है, पर इसकी मैकेनिज्म हमें समझनी होती है कि ऐसा क्यों हो रहा है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रूल होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक मेथड से नहीं होता, ये फ्री रेडिकल मेथड से होता है। एडिशन रिएक्शन ही होगी यहाँ पे भी। एडिशन रिएक्शन किसकी होगी? अनसिमेट्रिकल एल्कीन की, यानी हमारा एक रिएक्टेंट होगा जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर आके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अटैक करेगा और उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब होगी किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन? ये रिएक्शन होती है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेरोक्साइड नहीं यूज़ कर रहे हैं आप तो ये रूल नहीं लगता है और हमारी जो रिएक्शन है वो नॉर्मल मार्कोनिकोव्स रूल वाले मेथड से हो जाती है। ठीक है, पेरोक्साइड का यूज़ करते ही मेथड मैकेनिज्म सब बदल जाता है। ठीक है, सो अगर ऐसी रिएक्शन हो रही है सो रिएक्टेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है वो हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के उस वाले कार्बन एटम पर अटैक करेगा जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन उसके पास कम है, और नेगेटिव पार्ट उस पर अटैक करेगा जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे होता है ये। सो देखिए, हमारे पास में हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने लिया है प्रोपीन। देखिए वो लास्ट वीडियो मार्कोनिकोव्स रूल वाला ही मैंने सेम एग्जांपल लिया है, पर प्रोडक्ट कुछ अलग ही बन रहा है इस बार। ठीक है, सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास में अनसिमेट्रिकल एल्कीन प्रोपीन है। ठीक है, इसके रिएक्शन हम लोग HBr से करवा रहे हैं। अब एक बात है कि ये जो रिएक्शन होती है ये HBr के साथ ही होती है। आप HCl के साथ, HI के साथ, HF के साथ रिएक्शन नहीं करा सकते, सिर्फ HBr के साथ ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो HBr अटैक कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या होता है? पेरोक्साइड ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें O यानी ऑक्सीजन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने मिले। आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, पर O दोनों ऑक्सीजन साथ में जुड़े हुए हों, ऐसा स्ट्रक्चर हमें पेरोक्साइड में मिलता है। ठीक है, पेरोक्साइड कई टाइप के होते हैं। पेरोक्साइड का मतलब है हमारे पास में उस कंपाउंड में ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, दो ऑक्सीजन आपस में जुड़े होने चाहिए। ठीक है, सो ऐसे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आप देखिए क्या हो रहा है। वो ये रहा है कि HBr ब्रेक होकर पॉजिटिव नेगेटिव दे रहा है, और ये जो हाइड्रोजन है ये जा रहा है हमारे इस वाले कार्बन के पास जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। देखिए ये हमारे डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस बार हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? उसके पास जा रहा है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और Br जा रहा है यहाँ पे जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो CH3 तो एज इट इज है ही, CH पे एक और हाइड्रोजन जुड़ा तो CH2 बन गया, ये CH2 पहले से था और इससे आके Br जुड़ गया। सो ये हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं। सो देखिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होती है। ठीक है, सो मैकेनिज्म की स्टार्ट यानी रिएक्शन को स्टार्ट कौन करवाता है? जो ये रूल को लगवा रहा है, यानी ये पेरोक्साइड। हमारा पेरोक्साइड के कारण ही रिएक्शन इस मैकेनिज्म से होती है। सो पेरोक्साइड ही शुरू करेगा इस रिएक्शन को। ठीक है, सो हमने एक पेरोक्साइड ले लिया। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन साथ में जुड़े हुए हैं, ये एक पेरोक्साइड है और इसके दोनों साइड पे एक एल्काइल चेन जुड़ी हुई है, यानी एक पेरोक्साइड का एग्जाम्पल है। अब मैंने कहा था ये जो रिएक्शन होती है ये होमोलिटिक फिजन यानी कि बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के कारण होती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमारा होमोलिटिक फिजन के कारण ही होता है। जब तक होमोलिटिक फिजन नहीं होता फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, सो हीट या लाइट H लाइट एंड हीट दोनों की ही प्रेजेंस में होमोलिटिक फिजन हो जाता है। ठीक है, होमोलिटिक फिजन के कारण होगा ये कि हमारे जो ऑक्सीजन दोनों बॉन्डेड हैं ये इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास चला जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल बन गए। सो बनेगा एक R और ऑक्सीजन पे एक फ्री रेडिकल, और यहाँ पे भी सेम बनेगा तो दो RO फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये दो बन गए हमारे पास में, एक ये वाला और एक ये वाला। अब होगा ये कि हमारे पास में ये जो फ्री रेडिकल है RO फ्री रेडिकल, ये हमारे HBr के साथ रिएक्ट करेगा। HBr भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी होमोलिटिक फिजन के अकॉर्डिंग ही ब्रेक होगा। इसमें इलेक्ट्रोलिटिक फिजन नहीं होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन भी इन दोनों में बट जाएंगे। सो होगा क्या? हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा, Br फ्री रेडिकल बनेगा, जिसमें से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ROH बना लेगा। ठीक है, और Br फ्री रेडिकल रह जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो मेन कंपाउंड है हमारा एल्कीन है, ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ही टूटेगा। सो होगा ये हमारे पास में यहाँ पे
फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड ब्रेक होगा और दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये बी आर फ्री रेडिकल तो हमारे पास में यहाँ का पड़ा ही है। ये बी आर फ्री रेडिकल इस सी एच पर अटैक करने की बजाय इस सी एच टू पे आके अटैक करेगा, तो ये सी एच फ्री रेडिकल तो एज इट इज ही रह जाएगा और बी आर फ्री रेडिकल इस सी एच टू फ्री रेडिकल पे आके अटैक कर जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों हुआ, इस पर क्यों अटैक नहीं किया, क्योंकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, यानी कि ऐसा फ्री रेडिकल, ऐसा कार्बन फ्री रेडिकल जो आगे एक से ही जुड़ा हुआ हो, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सेकेंड नंबर पे आते हैं ऐसे फ्री रेडिकल सबसे उस जो 2 से जुड़े हुए होते हैं, तो ये कम स्टेबल होते हैं। और सबसे कम होते हैं जो 3 से जुड़े हुए हैं, यानी कार्बोकैटायन का बिल्कुल उल्टा ऑर्डर होता है इनका, है ना। 1 डिग्री फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होते हैं, 2 डिग्री फ्री रेडिकल उनसे कम, और 3 डिग्री फ्री रेडिकल सबसे कम होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे दोनों ही फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, लेकिन ये एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा और ये एक 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। सो स्टेबल चूँकि 1 डिग्री होता है, इसलिए बी आर इस पे आके अटैक करता है, ठीक है। सो बी आर ने यहाँ आगे अटैक कर दिया, ये फ्री रेडिकल अभी पड़ा है। सो यहाँ पे क्या होगा, इस कंपाउंड पे हमारा एच बी आर का दूसरा मॉलिक्यूल फिर से अटैक करेगा। सेम वही मैकेनिज्म होगा, हाइड्रोजन और बी आर के बीच में होमोलिटिक फिजन होगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बनेगा, बी आर फ्री रेडिकल बनेगा। सो ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल आके हमारे सी एच पे आके अटैक कर देगा, जिसके कारण इसके पास एक और हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो सी एच थ्री एज इट इज है, सी एच टू हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और मिल गया इसको, सी एच टू हो गया, ये सी एच टू बी आर पहले से ही है। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म होता है।